हेलो गाइस, कल हम लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसका लास्ट हो गया था। आज हम लोग आदिकाल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं कई तरह के एग्ज़ाम में, तो आज देखते हैं हम इसको आदिकाल को। अब ये सीरीज चलेगा आदिकाल वाला क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न इसमें देखते हैं, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? तो इसका आंसर हमारा बी है, पदावली में। राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन पदावली में मिलता है। पदावली की रचना विद्यापति ने मैथिली में की है। किस भाषा में है? मैथिली में। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। नागिन की लहर किसने कहा है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा है। जबकि मृगावती कुतुबन की तथा पद्मावत जायसी की और मधुमालती मंझन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसल देव रासो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए। बीसल देव रासो में जो नायिका थी उसका नाम क्या था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, राजमती। बीसल देव रासो की नायिका राजमती है। यह नरपति नाल्ह की रचना है। यह वीर गीत काव्य है। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बीसल देव रासो कैसा काव्य है? तो ये वीर गीत काव्य है। इसकी कथा 4 खंडों में है, जिसकी प्रथम खंड में राजमती एवं बीसल देव का विवाह है और द्वितीय खंड में बीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रस्थान, तृतीय खंड में राजमती का विरह वर्णन एवं चतुर्थ खंड में बीसल देव द्वारा राजमती को उसके पिता के घर से वापस लाने की कथा वर्णित है। पद्मावती मलिक मोहम्मद जैसी कृत पद्मावत की स्त्री पात्र है। इसमें जो ये पद्मावती है वो पद्मावत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्यापद के रचयिता है। चर्यापद के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सबरपा, बी। चर्यापद के रचयिता सबरपा है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई है, जिनके दुहरे अर्थ होते हैं। जबकि दोहा कोश सरहपा द्वारा रचित ग्रंथ है। दोहा कोश किसने लिखा है? सरहपा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीऊ चित्तौड़ न आवियू सावण पहली तीज, जोवे बाट बिरहिणी खिड़खिड़ अड़वै खींच, संदेशो पीड़ साहिबा पाछो फिरी न देह, पंछी घाल्या पिंजरे छूटड़ रो संदेह। उक्त पंक्तियाँ किस रचना की है? ये जो पंक्ति है वो किस रचना की है, ये पूछा गया है। तो ये पंक्तियाँ है खुमान रासो की। आंसर हो जाएगा बी, पीऊ चित्तौड़ आयु। ये उक्त पंक्तियाँ खुमान रासो की है। खुमान रासो प्रबंध काव्य के रचयिता दलपति विजय है। खुमान रासो किसकी रचना है? दलपति विजय की। पद्मावत जैसी द्वारा करकंड चरियु कनकामर मुनि द्वारा ढोला मारूरा दूहा कवि कल्लोल द्वारा रचित ग्रंथ है। ढोला मारूरा दूहा के कवि कौन है? तो कल्लोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, भट्ट केदार। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार है। निम्नलिखित रचनाओं की रचनाएं इस प्रकार है। परमाल रासो। परमाल रासो किसकी रचना है? जगनिक की। रणमल छंद ये किसकी है? श्रीधर की। बीसल देव रासो नरपति नाल्ह की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध और जोगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। इसका आंसर ए हो जाएगा। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों और जोगियों की रचनाओं के संदर्भ में उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो ये कथन किसके बारे में कहे थे? सिद्धों और जोगियों के बारे में। यह कथन आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ में कहा है, जिसका समय है 1929 ईस्वी। कुमार पाल प्रतिबोध किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सोमप्रभ सूरी की रचना है। कुमार पाल प्रतिबोध सोमप्रभु सूरी की रचना है। सोमप्रभु सूरी गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे, जिनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवत में माना जाता है। उनकी रचना एवं रचनाकार, निम्नलिखित रचना एवं रचनाकार देखते हैं। हेमचंद्र सूरी रचना
रचनाकार को इनकी रचना क्या है? तो कुमार पाल चरित्र। सारंगधर की रचना कौन सी है? तो हमीर रासो। मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदेश रासक के लेखक हैं। संदेश रासक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अब्दुल रहमान। संदेश रासक के लेखक अब्दुल रहमान हैं। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। नरपति नाल्ह ने बीसल देव रासो नामक रासो ग्रंथ की रचना की। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की। परमाल रासो, जिसको आला खंड भी बोलते हैं, उसके रचनाकार जगनिक हैं। तो परमाल रासो का ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि परमाल रासो का एक और अन्य नाम क्या है? तो आला खंड। या ऐसे भी पूछता है कि आला खंड का और नाम क्या है? तो परमाल रासो। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बंगला भाषा से। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी बंगला भाषा से प्रभावित है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। किस संप्रदाय के कवि थे विद्यापति? तो शैव संप्रदाय के। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्न हैं। शैव सर्वस्व सार, कीर्तिलता, पदावली। तो देखिए इसमें से संस्कृत में जितने उनके हैं रचना वो यहाँ पे दिया हुआ है। शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, विभाग सार, लिखनावली और दुर्गा भक्त तरंगिणी, ये जो रचना है इनकी संस्कृत में है। और अवहट में बस कीर्तिलता और कीर्ति पताका, और मैथिली में पदावली और गोरक्ष विजय। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। तो विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा है? तो बच्चन सिंह ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। विद्यापति कृत कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भल्ला हुआ जुमारिया बहड़ी हमारा कंतु, लज्जे जम तू वयंसी हूँ, जई भग्या घरु एंतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये हेमचंद की है। देखिए प्रसिद्ध पंक्तियों के रचनाकार हेमचंद है। हेमचंद गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के राज दरबार में रहते थे। हेमचंद प्रसिद्ध जैनाचार्य थे और इनके व्याकरण ग्रंथ का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है। हेमचंद्र का यह व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। कुमार पाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, देसी नाम माला कोश तथा छंदोनुशासन हेमचंद्र की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सारंगधर कृत, सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा गया एक पद्य कोश है। सोमप्रभु सूरी ने कुमार पाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा। कन्नपा 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। तो सिद्धों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़े कवि कौन थे? कन्नपा थे। कन्नपा के गुरु का नाम जालंधरपा था। ये बिहार के सोमपुरी नामक स्थान पर रहते थे। तो जितने भी सिद्ध का नाम देखेंगे अधिकतर में पा लगा हुआ है लास्ट में। आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चारण काल किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने कहा है। आदिकाल को चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में इतिहास ग्रंथ लिखा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि एवं चारण काल कहा है। चारण काल और संधि काल दोनों ही कहा है राम कुमार वर्मा ने, और गियर्सन ने भी चारण काल कहा है। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज, जिसका समय 1883 ईस्वी है, नामक इतिहास ग्रंथ लिखा।
आदिकाल का नामकरण देख लेते हैं। चारण काल डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा है। आरंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है। बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदि काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृत्यायन ने। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, आदिकाल से। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कवि है। अमीर खुसरो 1253 से 1225 ईस्वी का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। कितने राजाओं का? 11 राजाओं का। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। तो महाकवि या राजकुमार की संज्ञा किसने दी थी? तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। किसको दी थी? तो अमीर खुसरो को। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है। इनके प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित है। खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दान वाक्यावली के रचनाकार है। तो दान वाक्यावली के रचनाकार हम लोगों ने पीछे देखा विद्यापति जी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और ये दान वाक्यावली संस्कृत भाषा में है। दान वाक्यावली के रचनाकार विद्यापति है। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था तथा ये बिहार प्रांत के दरभंगा जिला के विपशी नामक गांव में रहते थे। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। विद्यापति द्वारा रचित दान वाक्यावली एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें इन्होंने राजा शिव सिंह की वीरता एवं उदारता का चित्रण किया है। विद्यापति के अन्य संस्कृत ग्रंथ निम्न है। शैव सर्वस्वसार और गंगा वाक्यावली। विद्यापति ने मैथिली भाषा में पदावली गोरक्ष विजय जो कि नाटक है की रचना की है। गोरक्ष विजय इनकी क्या है? नाटक है। कीर्ति लता कीर्ति पताका अवहट्ट भाषा में रचित विद्यापति की प्रमुख रचनाएं हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों को मादकता को नागिन की लहर कहा है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की। पद्माकर जो कि रीतिकालीन कवि थे। पद्माकर किस काल के कवि थे? तो रीतिकाल के कवि थे। ने प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन जैसे ग्रंथों की रचना की है। भूषण ने शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। इनमें से किसका कथन है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ये क्या कथन है इनका? विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। महोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री विद्यापति को पंच देवोपासक स्वीकार किया है। किसने? हर प्रसाद शास्त्री। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? तो ये सब जानते हैं सिद्ध साहित्य से। इसका आंसर सी हो जाएगा। आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? अच्छा, साहित्य पूछा है। रासो साहित्य आंसर में नहीं, रासो साहित्य सिद्ध साहित्य ही होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। सिद्ध साहित्य वज्रयानी सिद्धों के द्वारा रचा गया साहित्य है। इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। सिद्धों का संबंध किससे था? तो बौद्ध से था, बौद्ध धर्म से था। ये भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे। ये किस भाग में? तो भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे। कौन? तो सिद्ध। इनकी संख्या 84 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 84। और नाथों की संख्या कितनी थी? नाथों की संख्या 9 थी, जिनमें
सरहपा, सबरपा, लुईपा, डोम्बिपा, कुकुरिप्पा आदि प्रमुख है। अच्छा, ये देख रहे हैं जो जितने भी सिद्धों के नाम आ रहे हैं उनके नाम में लास्ट में पा लगा हुआ है, तो ये सिद्धों के नाम में आता है लास्ट में। सरहपा प्रथम सिद्ध कवि थे। राहुल संस्कृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। साधना अवस्था से निकली सिद्धों की वाणी चर्या गीत कहलाती है। इसमें महासुखवाद द्वारा ईश्वरत्व की प्राप्ति पर बल दिया गया है। सिद्ध साहित्य में लुईपा सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। सिद्ध साहित्य में कौन सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं? लुईपा। निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? तो राम भक्ति काव्य धारा है, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा भी है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा भी है। रासो काव्य धारा नहीं है, तो इस और नहीं पूछा है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। रासो काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आता है। भक्ति काल की 4 प्रमुख काव्य धाराएं मिलती है, जिन्हें दर्शन की दृष्टि से 2 प्रमुख भेदों में बांटा गया है। देखिए, निर्गुण भक्ति शाखा, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग है ज्ञानाश्रयी शाखा और एक भाग है प्रेमाश्रयी शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा में 2 है, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। उसके बाद दूसरा है सगुण भक्ति शाखा, इसमें भी 2 है, एक राम भक्ति काव्य धारा और एक कृष्ण भक्ति काव्य धारा। रासो काव्य धारा हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित है। इसमें अधिकतर वीर गाथाएं ही है जो डिंगल भाषा में लिखी गई। प्रमुख रासो ग्रंथ के अंतर्गत चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, जगनिक कृत परमाल रासो। परमाल रासो किसकी रचना है? तो जगनिक की है। नरपति नाल कृत बिसल देव रासो आदि की गणना की जाती है। सिद्ध समंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। यह कथन किसका है? तो ये कथन हमारे राहुल संस्कृत्यायन का है। इसका आंसर डी हो जाएगा। सिद्ध समंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। उक्त कथन महापंडित राहुल संस्कृत्यायन का है। सिद्ध साहित्य श्रृंगार एवं शांत रस को दोहा, चौपाई आदि छंदों में व्यक्त करता है। सिद्धों की रचनाएं प्रमुखतः दोहा कोश एवं चर्यापद आदि 2 रूपों में प्राप्त है। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं वेद, उपनिषद, यज्ञ आदि का विरोध, योग द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, गुरु द्वारा संभव आदि, भाषा में अपभ्रंश, मिश्रित देसी भाषा का प्रयोग तथा डिंगल और पिंगल भाषा का भी प्रयोग किया जाता था। माया मोह का खंडन और त्याग आवश्यक है। ये सब किसका वो बताया जा रहा है? तो सिद्ध समंत युग का। जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो, उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। यह कथन किसका है? तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इसका आंसर ए हो जाएगा। उपयुक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य के उद्देश्य की प्रतिस्थापना हेतु हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक में रामचंद्र शुक्ल आदि विद्वानों की उस मान्यता का खंडन करने के लिए कहा जिसके अंतर्गत धार्मिक रचनाओं को साहित्य कोटि से अलग करने की बात की गई है। उनके अनुसार यदि ऐसा समझा जाने लगा तो तुलसीदास का रामचरितमानस भी साहित्य क्षेत्र में अविवेच्य हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट लिखा है कि सिद्धों और जोगियों की रचनाएं साहित्य की कोटि में नहीं आती और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती। तो इन लोगों में यही था कि एक दूसरे का अगर कथन उन दूसरे साहित्यकार को सही नहीं लगा तो वो अपने पुस्तक में उस चीज़ का खंडन करते थे, उस बात का खंडन करते थे। तो वही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी किया है। किस बुक में? अपने हिंदी साहित्य का आदिकाल जो इनका ग्रंथ है उसमें। इस संबंध नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषय यह स्थापना किसकी है? तो ये रामचंद्र शुक्ल की है ना। तो इसको अप्रामाणिक माना था रामचंद्र शुक्ल ने। किसको? पृथ्वीराज रासो को। तो देखिए, पृथ्वीराज रासो विषय उपयुक्त स्थापना रामचंद्र शुक्ल की है। सर्वप्रथम डॉक्टर वूलर ने
1875 ईस्वी में कश्मीरी कवि जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय जिसमें 12 सर्ग था और वो संस्कृत महाकाव्य था के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया। किसने अप्रमाणिक घोषित किया? डॉक्टर हुल्लर ने। इसी के बाद पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों के 3 वर्ग बन गए। तो देखिए, अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन थे? तो डॉक्टर हुल्लर, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद। तो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते थे। और प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन थे? श्याम सुंदर दास, कर्नल टाड, विश्वबंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, ये लोग प्रमाणिक मानते थे। और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले में कौन कौन थे? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ ओझा, ये लोग अर्ध प्रमाणिक मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो ये बीसलदेव रासो के संबंध में है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता बीसलदेव रासो के संदर्भ में है। अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका समय 1929 ईस्वी है, के आदिकाल के प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य उपशीर्षक के अंतर्गत शुक्ल जी मानते हैं कि नरपति नाल कवि विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव विग्रहराज कवि का समकालीन था। कदाचित यह राज कवि था। इसने बीसलदेव रासो नामक एक छोटा सा ग्रंथ लिखा है जो वीर गीत के रूप में है। बीसलदेव रासो में 4 खंड है। नाल के इस बीसलदेव रासो में जैसा कि होनी चाहिए था, न तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, न उसके शौर्य पराक्रम का। इस प्रकार इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। ये किसका मानना है? तो शुक्ल जी का मानना है। देखिए इधर रचना, पृथ्वीराज रासो, इसके कवि कौन है? चंद्र बरदाई। बीसलदेव रासो, नरपति नाल। खुमान रासो, दलपति विजय। विजयपाल रासो, नल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धो नाथो जोगियों की रचनाओं के विषय में यह किसका मत है? देखिए, ये पहले भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं ना, फिर दोबारा पूछा गया है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में, है ना। तो ये कथन किसका था? रामचंद्र शुक्ल का ही था। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धो नाथो जोगियों की रचनाओं के विषय में यह मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है सिद्धो नाथो और जोगियों की रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, भीतरी चक्रों, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ। राहुल बेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें राहुल नामक नायक का शौर्य वर्णन है, ये गलत है, ठीक है। बाकी ये तीनों सही है। सही वाला क्या है? इसका रचयिता रोड़ा नामक कवि माने जाते हैं, ये सही है। यह मूलतः एक शिलांकित रचना है, ये बात भी सही है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, यह बात भी सही है। लेकिन इसमें राहुल नामक नायक का शौर्य वर्णन है, ये गलत है। दिए गए तथ्यों में राहुल बेल के विषय में ये वर्णन गलत है, तथ्य सही नहीं है। राहुल बेल यह 10वीं सदी ईस्वी के कवि रोड़ा की रचना मानी जाती है, जिसका सर्वप्रथम प्रकाशन डॉक्टर भयाणी ने भारतीय विद्या पत्रिका में करवाया। यह एक शिलांकित कृति है। जिन शिलाओं पर यह लिखी गई थी वह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र, धार जिले से प्राप्त हुई है और वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। कहाँ सुरक्षित रखी गई है? तो मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में। यह हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कृति गद्य पद्य मिश्रित रचना मानी जाती है। चंपू काव्य किसको बोलते हैं? जिसमें गद्य और पद्य दोनों में मिश्रित रचना की गई हो, गद्य और पद्य दोनों में ही रचना हो, उसमें गद्य भी लिखा गया हो और पद्य भी लिखा गया हो, उसको हम चंपू काव्य बोलते हैं।
इसकी नायिका राहुल है, जिसके नखशिख सौंदर्य का वर्णन मिलता है। इसमें 7 नायिकाओं का नखशिख सौंदर्य वर्णन भी मिलता है। इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि को सुसंगत कीजिए। इसमें किसने किसको माना है वही करना है। तो देखिए, हम लोगों ने पीछे ये क्वेश्चन देखा था ना कि इसने गणपति चंद्रगुप्त ने किसको माना था, शालिभद्र सूरी को माना था, है ना। और पुष्पदंत को किसने माना था, शिव सिंह सेंगर ने। तो अ का 4 और द का 3, अ का 4 द का 3, देखते हैं किसमें है। अ का 4 और द का 3, ए ही हो जाएगा। अ का 4 द का, ये तो 2 जगह एक ही क्वेश्चन दिया है। अ का 4 और द का 3, ठीक है, डी में है। डी, इसमें डी माना गया है, तो ये 1 2 जो दिया गया है इसमें कोई अलग होगा, तो ब का 1 माना है। अच्छा, यहाँ देख लेते हैं हिंदी के प्रथम कवि को। ए में भी अ का 4 है और द में भी 3 है और डी में भी है वही चीज। तो यहाँ अंतर किस लिया गया है और डी में, ये इस ब और स वाला, ब और स में देखिए 2, ब का 2 दिया है, स का 1 दिया है, और इसमें ब का 1 दिया है, स का 2 दिया है, तो इसमें 1 2 वाले से इसमें आ गया। देखते हैं मिश्र बंधु शिव सिंह सेंगर किसने माने हैं। मिश्र बंधु और शिव सिंह सेंगर ने किसको माना है, पुष्पदंत को माना है, जिनको पुष्य और पुंड कुछ भी बोलते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा किसको मानते हैं, स्वयंभू को मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र और राहुल संस्कृत्यायन किसको मानते हैं, सरहपा को मानते हैं। गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी को, हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को, जयदेव सिंह माता प्रसाद गुप्त गोरखनाथ को, चंद्रधर शर्मा गुलेरी राजा मुंज को मानते हैं प्रथम कवि। और मतलब सबके सहमति से जो सर्वमान्य है वो कौन है, तो सरहपा है ना। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, इसमें से बताना है। सरावकाचार देवसेन का है, नेमिनाथ रास सुमति गणी इनका है, भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी इन्हीं का है, रेवंत गिरी रास जिनधम सूरी ये नहीं है, ये गलत है। तो देखिए विकल्पों में जिनधम सूरी सुमेलित नहीं है। रेवंत गिरी रास 1231 ईस्वी विजय सेन सूरी का काव्य ग्रंथ है। कवि एवं रचना का सही सुमेल है श्रावकाचार देवसेन, नेमिनाथ रास सुमतिगण, भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी, रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहपा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है। वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे, सही है। दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है, ये भी सही है। उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है, गलत, यही गलत है। उन्होंने अंतः साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई है, तो इसका आंसर सी है। दिए गए तथ्यों में से ये तथ्य उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है सही नहीं है। सरहपा सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। राहुल संस्कृत्यायन इन्हें हिंदी का प्रथम कवि मानते हुए इनका समय 8वीं शताब्दी मानते हैं। इनका मूल नाम राहुल भद्र था। ये पाल शासक धर्मपाल के समकालीन थे। दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो सरहपा का मूल नाम क्या था, राहुल भद्र, ये ध्यान रखिएगा। दोहा कोश को पढ़ने से कभी कभी यह भ्रम हो सकता है कि इन कविताओं में सपाट बयानी है, लेकिन इनका अर्थ सरल नहीं है। साधारण प्रतीत होने वाले दोहों के भीतर शास्त्रीय अर्थ छिपा हुआ है। तो गाइज आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन देखा है आदिकाल के। नेक्स्ट 26 से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही, नहीं तो आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन एक साथ पढ़ते पढ़ते बोर होने लगेंगे। इतना आप लोग एक बार 2 बार सुन के समझने की कोशिश करिएगा। और वीडियो कैसा लग रहा है, ये सीरीज़ जो हमारा चल रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो आए आप लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।